पहले तो यार मैं सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि इस बार वीडियो पोस्ट करने में लेट हो गया हूँ। यार पता नहीं क्या हुआ, अचानक से तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो गई। मतलब तबीयत तो मेरी ठीक रहती है, ख़राब वो नहीं हुई। वो जो स्पाइनल कॉर्ड है इसमें जो है स्ट्रेन बहुत ज़्यादा पड़ गया था, पता नहीं क्यों। बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ गया था तो बैठ नहीं पा रहा था, बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। आज कुछ थोड़ा आराम मिला तो सोचा कि पहले आप लोगों से मुलाकात कर लूँ, हाय हेलो कर लूँ, कैसे हैं आप लोग पूछ लूँ और वीडियो बना दूँ ताकि कहानी जो है पूरी हो जाए। हमारी कहानी चल रही है पिथौरागढ़ के पनार के आदमखोर बाघ की। कहानी के पिछले भाग में मैंने बताया था कि जिम कॉर्बेट साहब ने जहाँ से कटीली झाड़ियों वाला एरिया शुरू होता था वहाँ पर एक बकरा बंधवा दिया था और उससे करीब 30 फीट की दूरी पर, 30 गज की दूरी पर एक बांज का पेड़ था जिसकी एक टहनी निकली हुई थी ज़मीन से 16 फीट की ऊंचाई पर, जो सूखी हुई थी और सड़ी हुई थी। लेकिन उसी में बैठूंगा ये इन्होंने प्लान कर लिया था। तो इसके बाद का क्या घटनाक्रम रहा वो मैं आपको बताता हूँ, सुनाने जा रहा हूँ, उस विषय में चर्चा करते हैं। और हाँ, ये बात की गारंटी देता हूँ कि ये इस सीरीज का सबसे अंतिम भाग रहेगा। इसके बाद पनार का आदमखोर वाली जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। तो चलते हैं आगे की तरफ। पेड़ की शाखा में बैठने से पहले जिम कॉर्बेट साहब ने अपने आदमियों से कहा कि वो लोग आसपास की जो झाड़ियाँ हैं वहाँ से बड़े बड़े कांटों वाली और खूब ढेर सारी टहनियों को काट के ले आए। और जब इनके आदमी इन टहनियों को काटने के लिए चले गए, टहनियाँ काटने लगे, तब तक ये जो है पेड़ के ऊपर चढ़कर उस टहनी पे बैठ गए जो सूखी हुई और सड़ी हुई थी, उस पर जाके ये बैठ गए। फिर इन्होंने अपने आदमियों को बोला कि वो लोग उस पेड़ के तने के चारों तरफ, जैसे ये पेड़ है इसके तना है, इसके चारों तरफ, समझ रहे ना आप लोग, वो जो कटी हुई झाड़ियाँ हैं जो लेकर के आए हुए हैं उन्हें खूब मजबूती के साथ बांध दें पेड़ के चारों तरफ से। अब ये जो कांटेदार टहनियाँ थी इनकी लंबाई करीब 10 फीट तक, 20 फीट तक थी, ऊंची इतनी थी। और जहाँ पे ये बैठे थे वो 16 फीट की ऊंचाई पे थे ज़मीन से। हालांकि पीछे पहाड़ था लेकिन ज़मीन से 16 फीट पे थे। और पेड़ के ये जो शाखाएं थी ये पेड़ के दोनों तरफ वो निकली हुई थी, जैसे नीचे से बांधी तो ऊपर से फैली हुई थी। जिम कॉर्बेट साहब के पास अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए या कुछ पकड़ने के लिए वहाँ पे कुछ था नहीं, ये मैंने पहले भी बताया था आपको। इसलिए इन्होंने अपने दोनों तरफ की टहनियों को इकट्ठा किया, जो कटीली टहनियाँ थी, और मजबूती से पकड़कर अपने बाहों के और शरीर के बीच में कर लिया। मतलब कुछ इस तरह से कर लिया कि बैलेंस इधर को भी पकड़ सको, बन जाए, और इधर को भी बन जाए, बैठने को आसानी हो जाए। शाम के करीब 5 बज गए थे और जिम कॉर्बेट साहब भी अब पूरी तरह से तैयार थे कि हाँ भाई आई एम रेडी, आए तो मैं भी इसको जो है शूट कर दूँ। इन्होंने एक काम किया, इन्होंने अपनी कोट का जो कॉलर था उसको काफ़ी आगे तक खींच लिया था, तो ऐसे उठा करके ऐसे खींच लिया था, जिससे कॉलर के कारण उनकी गर्दन जो है सुरक्षित रहे। और जो ये हैट पहनते थे उसको भी इन्होंने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से में कर दिया, यानी कि ऐसे कोट का कॉलर आया, उसके पीछे से हैट आ गया, तो ताकि यार मतलब अब हालांकि हैट से या कॉलर से कुछ होना नहीं था, वो इनको अगर बाघ ऊपर चढ़ के आ जाता तो इनको बचा नहीं पाता, लेकिन इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कि चलो यार थोड़ा सा सिक्योर्ड हो जाएगा, अपना हैट और अपना कॉलर ऐसे करके ये पूरा उठा लिया था। और गांव वालों ने इनके सामने के मैदान में करीब 30 गज की दूरी पे एक खूंटा गाड़ के बकरे को बांध दिया था। और अब वो लोग जो गांव वाले और वो जो आदमी वगैरह थे वो सब मैदान में बैठकर वही अपना बीड़ी वीड़ी सिगरेट विगरेट पी रहे थे, कश लगा रहे थे और जोर जोर की आवाज़ करते हुए आपस में जो है गपशप कर रहे थे, जो आकर्षित करने के लिए। एक्चुअली नरभक्षी को आकर्षित करने के लिए आपको बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलना चाहिए जंगल में। अगर आप चुपचाप निकल जाएंगे तो एक बार बच जाएंगे, लेकिन शोर करेंगे तो वो आपके पास ज़रूर आएगा। ये एक नरभक्षी के लिए एक वो है, माना जाता है और है भी ऐसा। काफ़ी देर तक इस झाड़ी वाले एरिया में बिल्कुल शांति रही, कुछ हलचल नहीं, कुछ नहीं।
फिर अचानक से एक बैबलर बर्ड बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगी। उसके 1-2 मिनट के बाद कई किंगफिशर जो हैं वो भी अपना चहचहाने लगे, फड़फड़ाने लगे बहुत ज़ोर ज़ोर से। उनको जैसा ये लोग करते हैं ये पक्षी। एक्चुअली दोस्तों पहाड़ों में ये दोनों पक्षी सबसे ज़्यादा विश्वसनीय हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये दोनों पक्षी ये जंगल के मुखबिर हैं। इन पक्षियों की आवाज़ को सुनकर जिम कॉर्बेट साहब समझ गए कि कोई बाघ यहीं इसी एरिया में कहीं आसपास में मौजूद है। इन पक्षियों ने देख लिया, उसको देख करके ये जो है अपना कुछ ज़्यादा ही चहचहा रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। तो इन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया कि लौट जाओ, तुम लोग गांव की तरफ जाओ। अब जब गाँव वालों ने इनका इशारा देखा कि इनको जाने का आदेश मिल गया है, तो वो लोग बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा अरे यार गुरु वाह, चलो यार छुट्टी मिली, मुक्ति मिली, यहाँ से जाने का आदेश मिल गया है। नहीं तो इस खुले में इस आदमखोर के डर से बैठे हुए थे बेचारे, जो डर और घबराहट तो होएगी ना यार। आप आदमखोर के एरिया में बैठे हुए हैं और आपके पास कुछ है ही नहीं, पता नहीं किस टाइम कहाँ से आदमखोर निकल के आ जाए, किसी एक को पकड़ ले और अरे मार के ना भी घायल तो कर ही देगा। वो बड़े खुश हो गए, खैर चलो मुक्ति मिली यार, जाने को बोल दिया, भागे। तो वो लोग जोर जोर से बातें करते हुए अपने गांव की तरफ ऑलमोस्ट दौड़ते हुए चले गए, जोर जोर से बातें करने लगे और भाग निकले गांव की तरफ। उन लोगों के जाते ही बकरे ने जो है मिमियाना शुरू कर दिया। अगले आधे घंटे और बीत गए, लेकिन कुछ भी अप्रत्याशित जो कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल शांति छाई रही। हाँ, बीच बीच में वो बकरा जरूर मिमिया रहा था, मैं और फिर घास खाने में लग जा रहा था। लेकिन जब सनसेट होने का समय हो रहा था, मतलब बिल्कुल सनसेट होने वाला था, उसी समय इडी के पेड़ के ऊपर ड्रोंगो बैठे हुए थे दो। वो फट से उड़ गए और किसी जानवर को देखकर चीखने लगे। जो उस कटीली वाली झाड़ियों में वाली जो ज़मीन थी उसी के बीच में कहीं पर था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब को आइडिया नहीं आ रहा था कि कहाँ पे है। पहले जब बकरा बोल रहा था तो वो गांव की ओर देखकर बोल रहा था कि मेरे गांव से कोई आएगा बचाने के लिए, लेकिन अब वो जो है जिम कॉर्बेट साहब की तरफ घूम गया था और उसने जिम कॉर्बेट साहब को देखना शुरू कर दिया और मिमियाना बंद कर दिया था। बकरा भी समझदार होता है यार, उसे पता है कि कहाँ पे कोई बैठा हुआ है। ये दुगड्डा वाली कहानी में भी एक बार जिक्र आया था कि बकरे को देख करके बाघ नहीं आया था। जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि उस दिन 30 का चांद है और वहाँ पर कई घंटों तक अंधेरा रहेगा, और इनका अनुमान भी कुछ ऐसा ही था कि बाघ तभी आएगा जब ये थोड़ा अंधेरा जो है और डीप हो जाएगा और ज़्यादा गहरा अंधेरा हो जाएगा, वो तभी आएगा, इससे पहले वो नहीं आएगा। इनके पास इनकी 12 बोर की 2 नाली बंदूक थी, जो कहने की ज़रूरत नहीं है कि वो लोडेड थी। नेचुरल सी बात है, शिकार पे गए हैं तो लोडेड थी। उन दिनों भारत में जो है अपने देश में रात में शिकार करने के लिए सर्च लाइट या टॉर्च वगैरह तो होते नहीं थे, थी नहीं। इसलिए जो शिकारी होता था उससे बड़ी सतर्कता और जो आवाज़ होती है उसके डायरेक्शन में आइडिया लगाकर निशाना साधना होता था। मतलब कान तेज होने चाहिए थे और एक्यूरेसी मजबूत होनी चाहिए थी। साथ ही वो एक काम करते थे कि वो अपनी राइफल की नाल जो होती है उसमें एक सफ़ेद कपड़ा लपेट देते थे, जिससे पता रहता था कि राइफल की जो नाल है उसकी दिशा सही है कि नहीं। मान लो इस दिशा से आ रही है आवाज़ तो मेरी मैं नाल काली रहेगी तो समझ में नहीं आएगा, सफ़ेद से आइडिया रहेगा कि कहाँ पे जा रही है। मैं मतलब यार क्या कैसे समझाऊँ, क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही रहे होंगे। सफ़ेद नाल से एक आइडिया रहेगा ना कहाँ की तरफ जा रही, कहाँ नीचे है, कितना ऊपर है। अगर अंधेरे में तो काली नाल का आइडिया नहीं आएगा कहाँ है, किस तरफ को जा रही है, उतना एक्यूरेट आइडिया नहीं आएगा। मतलब आइडिया तो आएगा क्योंकि हाथ से पकड़ रखी है, लेकिन उतना एक्यूरेट नहीं आएगा। दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब को बैठे हुए बहुत देर हो गई थी, लेकिन ये झाड़ियों वाले जंगल में कहीं से भी कोई हलचल नहीं हो रही थी।
अचानक अपने जिम कॉर्बेट साहब को लगा कि उनके पेड़ के से तने से जो कटीले जो बाड़े जो लगे हुए हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, और इन्होंने जो है कांटेदार टहनियों पे हल्का झटका महसूस किया, जैसे पकड़ के खींचा हो, झटका सा महसूस किया, और खुद को साधुवाद दिया कि इन्होंने पेड़ के तनों पर जो कांटेदार झाड़ियों को जो लगवा दिया था, ये बहुत समझदारी का काम किया था। क्योंकि जिस शाखा पर ये बैठे थे उसके सामने की तरफ बकरा था, जिस ये पेड़ है, ये शाखा है, तो शाखा के सामने की तरफ बकरा था, पीछे तो कुछ क्या है कुछ पता ही नहीं। तो इनकी जो नजर थी वो सामने की तरफ थी। और जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि तेंदुआ किसी भी पेड़ में बड़े आराम से जो है चढ़ जाता है। गुलदार की तो पेड़ में चढ़ने की एक खास आदत है। और पोजीशन ये थी कि अगर तेंदुआ उस कांटेदार बाड़ को हटाकर इनके पीछे की तरफ से चढ़ जाता, जिम कॉर्बेट साहब के पीछे की तरफ से पेड़ पर चढ़ जाता, तो ये अपना बचाव नहीं कर पाते। क्योंकि बचाव करने के लिए इन्हें पीछे की ओर घूमना पड़ता, जो ये घूम नहीं सकते थे क्योंकि शाखा इतनी वो थी, और उस पर ऐसी मुड़ने की पीछे वो कुछ करने की कोई पोजीशन ही नहीं थी। बस उनकी टोपी और कोट का कॉलर एक वही था जो एक सुरक्षा कवच था इनके लिए, जो तेंदुए के कैनाइन दांतों के लिए कुछ भी नहीं था। और उससे भी ज़्यादा भयानक बात ये थी कि अगर तेंदुआ कोई मतलब सामान्य पशु पक्षी तेंदुआ नहीं था, बल्कि मैन ईटर था, तो वो कहाँ छोड़ता। काफ़ी देर तक उसने बाघ ने जो है कोशिश करी उस कटीले झाड़ों को उखाड़ फेंकने की। अब जब बाघ ये समझ गया कि वो कांटे ये कटीली झाड़ियों के कारण ये ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो उससे झटका देने के बजाय अब टहनियों को नीचे के जो टहनियाँ थी उसको उसके नीचे के हिस्सों से अपने दांतों के बीच में पकड़ा और उन्हें झंझकोड़ने लगा। तो बड़े हिंसक तरीके से उन्हें करते तो झंझकोड़ने लगा। लेकिन वो गांव वालों ने इतनी मजबूती से बांधा था कि, और कई फेरों से बांधा था, तो वो उसको उखाड़ नहीं पा रहा था। अब अंधेरा और घना होता जा रहा था, और ये आदमखोर जिसने अपने सारे शिकार रात में ही किए थे, ये जो वातावरण था ये तो टोटली उसके अनुकूल हो गया था। जबकि जिम कॉर्बेट साहब के लिए ये स्थिति बहुत ख़राब परिस्थितियों में से थी, बहुत ज़्यादा ख़राब परिस्थितियों में। अब लगा यार बाघ इनके ठीक नीचे, लेकिन पीछे की तरफ से था, जहाँ से वो झाड़ियों को हटाने की कोशिश कर रहा था। नीचे है, ठीक नीचे है, लेकिन पीछे की तरफ है। और जिस पोजीशन में बाघ था उस पोजीशन में उसको राइफल की रेंज में लेना संभव असंभव तो क्या, वो बिल्कुल नामुमकिन था। आप ऐसे ले नहीं सकते, ऐसे ले नहीं सकते, ऐसे ले नहीं सकते, ऐसे ले नहीं सकते, मतलब कहीं से कोई पोजीशन ही नहीं थी। अब बाघ जो है कटीली झाड़ियों को हटाने की कोशिश जो कर रहा था, उसके साथ साथ जोर से खूब दहाड़ भी रहा था। अच्छा, कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो ज़रूर पेड़ से नीचे गिर जाता और 100% बाघ का शिकार बन जाता। लेकिन जिम कॉर्बेट साहब यार, अरे जिसका सारा बचपन जंगलों में कटा, दहाड़ों के बीच में जिसने जवानी अपनी बिताई हो, इसको आदत पड़ी थी। ये तो तेंदुआ था, उन्हें तो बाघ यानी टाइगर की दहाड़ सुनने की आदत पड़ी हुई थी, तो उन्हें क्या फ़र्क पड़ना था। यहाँ पर तो बाघ की दहाड़ जिम कॉर्बेट साहब के लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित हो रही थी। अब सोचिए कैसे, क्यों हो रही थी फ़ायदेमंद? क्योंकि उसके दहाड़ने की आवाज़ से जिम कॉर्बेट साहब को उसकी जो है ना सही सही लोकेशन का पता चल जा रहा था कि कहाँ पे है यार वो, यहाँ से है, यहाँ से है, कहाँ से है। लेकिन जब बाघ चुप हो जाता था तब वो जो पोजीशन होती थी वो जिम कॉर्बेट साहब के लिए परेशान हो जाने वाली होती थी। वो चिंतित हो जाते थे कि यार बाघ कहाँ है, वो चला गया है या वहीं कहीं पर इनके ऊपर घात लगा के बैठा हुआ है। उसके चुप रहने से ये पता नहीं चल पाता था। और
मतलब स्थिति भी इतनी खराब थी, पीछे पहाड़ है, पहाड़ से मतलब ये पहाड़ है, पहाड़ में ये पेड़ उगा हुआ है और ये टहनी निकली हुई है। मतलब ऊपर से अगर बाघ अगर छलांग मार दे तो वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये बड़ी खतरनाक पोजीशन थी। और इतना ही नहीं दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था ना कि जिम कॉर्बेट साहब बहुत ही परेशानी से, बड़ी असुविधा से उस टहनी पे अपने आप को टिकाए हुए थे। बैठे हुए तो कहना शब्द बेकार है, किसी तरह से टिकाए हुए थे अपने आप को बैलेंस करके, जिसमें कुछ पकड़ने तक को सहारा नहीं था। ऐसी पोजीशन में कैसे ये बैलेंस करके बैठे होंगे आप सोच सकते हैं। और अगर ऐसे में आदमखोर जो है पहाड़ के पीछे से इनके ऊपर छलांग मारता और मान लो वो इनको मतलब पूरा पकड़ भी नहीं पाता और उसके मात्र एक पंजा भी इनको ऐसे छू जाता या कोई चीज़ इनको टच कर जाती, उसकी पूंछ भी अगर छू जाती, तो ये समझ लीजिए उसके छूने भर से भी ये जो है नीचे ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाते और बड़े आसानी से आदमखोर का शिकार बन जाते 100%। लेकिन आप लोग जानते ही है ना, कहते हैं कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। और वैसे भी ये कहा जाता है जिम कॉर्बेट साहब के साथ तो कई ऐसी सकारात्मक ऊर्जाएं चलती थी जो इनको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देती थी। ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। अचानक बाघ के दिमाग में पता नहीं क्या आया कि वो पेड़ के तने को छोड़ दिया उसने और वो जो बकरा जो बंधा हुआ था उसकी तरफ दौड़ पड़ा। छोड़ दिया जिम कॉर्बेट साहब, उसने कहा भैया ये सब करना उसके बस का नहीं है, तो जो सामने शिकार है उसको तो पकड़ो। तो दौड़ पड़ा बकरे की तरफ। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब ने बकरे को अपने पेड़ से 30 गज की दूरी पे ये सोच के बांधा था कि अगर बाघ बकरे की ओर बढ़ता है तो ये उसे इनको जो है इतना टाइम मिल जाएगा कि ये उसे शूट कर सके। लेकिन जब अंधेरा बढ़ गया था, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था अब तक, इसलिए ये बकरे को बचा नहीं पाए। अब इन्हें जो है वो मरा हुआ बकरा जिसको बाघ ने मार दिया था एक सफ़ेद धब्बे की तरह दिखाई पड़ रहा था। अब इसलिए इन्होंने इंतज़ार करना शुरू कर दिया। मतलब मारा नहीं था बाघ ने भी, बाघ का और बकरे का संघर्ष चल रहा था और जो बकरा था वो इनको एक सफ़ेद धब्बे जैसा दिखाई पड़ रहा था। तो ये इंतज़ार करने लगे कि जब तक इनके बीच का संघर्ष बंद नहीं होता, झगड़ा बंद नहीं होता, तब तक ये इंतज़ार करेंगे। फिर जब उनका शांति हो गई, झगड़ा ख़त्म हो गया, बाघ ने बकरे को मार दिया, इन्होंने अपने आइडिया से एक जगह पर निशाना जो टारगेट लिया, मतलब निशाना साधा और सोचा कि उस जगह पर बाघ होगा। इन्होंने आइडिया लिया और राइफल का घोड़ा दबा दिया। जैसे ही घोड़ा चला गोली चली। अब गोली की आवाज़ और उसके साथ ही गुस्से से भरी हुई बाघ की दहाड़ एक साथ हुई और इन्होंने एक सफ़ेद चमक सी देखी। बाघ पीछे की तरफ पलटा और दूसरे किनारे पर जो खेत था उसमें कूदा और गायब हो गया। एक खेत से दूसरे खेत में गायब हो गया। अब करीब 10-15 मिनट तक तो ये जो बाघ की तरफ से कुछ जो भी आवाज़ें आ रही होंगी या जो भी रहा उसको सुनने की कोशिश करते रहे। फिर तभी इनके आदमियों ने इन्हें आवाज़ लगाई और पूछा ये साहब क्या हम लोग आपके पास आ जाएं। हालांकि उनके लिए जिम कॉर्बेट साहब के पास में आना सुरक्षित था, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाला काम नहीं था। लेकिन वो लोग, जिम कॉर्बेट साहब चाहते थे कि वो लोग इस बात का ध्यान रखें कि वो ऊंचे मैदान की ओर से ही आएं। और फिर जिम कॉर्बेट साहब ने उन्हें आदेश दिया, मतलब बोला उनको कि वो लोग चीड़ की मशालों को जलाकर इनकी तरफ आए। चीड़ की मशालें, उनको चीड़ पाइन ट्री जो होता है उसकी शाखाएं, उनको जलाकर इनकी तरफ आए। दोस्तों ये चीड़ की मशालें बहुत अच्छी तरह से जलती हैं और दूर दूर तक रोशनी करती हैं। पहले से जब ये टॉर्च वगैरह नहीं होती थी तो रात में उजाले की व्यवस्था जो है ये जो चीड़ की जो ये टहनियाँ होती थी यही एकमात्र साधन हुआ करती थी उजाला करने का। कहीं भी जाना है तो इनको पकड़ के जाया जाता था। एक तो आग के कारण जंगली जानवर नहीं आता था और ये रोशनी अच्छी करते थे।
वैसे हमारी लोकल भाषा में हम लोग इनको छिलके बोलते हैं, चीड़ के छिलके, या छिलक जलन, मतलब चीड़ के छिलके जला लो और चलो, अगर टॉर्च वॉर्च नहीं है तो ये बड़े बहुत बढ़िया जलते हैं। खैर, अब बहुत ज़्यादा शोर और इधर उधर दौड़ने के बाद करीब 20 आदमियों ने, जिनमें सबके पास एक एक मशाल थी, उन्होंने गांव को छोड़ा और जिम कॉर्बेट साहब का जो आदेश था उसको मानते हुए सीढ़ी नुमा खेतों का चक्कर जो था, जो सीढ़ी नुमा जो खेत थे उनका चक्कर काटने का, ऊपर ही ऊपर चक्कर काटने के बाद पीछे की तरफ से इनके पेड़ के पास आए। फिर उन लोगों ने वो जो कटीली झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी उन सबको हटाया। सब जब हट गया तो उसके बाद में जिम कॉर्बेट साहब पेड़ से नीचे उतरे। अब नीचे उतर के थोड़ा अपना सब किया, जो क्योंकि ऐठन सी आ रही थी बॉडी में, वो सब दूर करी। अब बहुत सारी मशालों के एक साथ जलने के कारण अब सब 20 मशालें एक जगह पे आ गई थी, सब लोग इनके पास आ गए थे। तो ये जो खेत था इसका सारा एरिया जो है वो रोशनी से भर गया था। लेकिन जो दूसरी तरफ का जो सीढ़ीनुमा खेत था जहाँ बाघ कूदा था वो अंधेरे में था। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उन गांव वालों को और अपने आदमियों को बताया कि देखो भाई, मैंने गोली तो चलाई है और मेरे को ये विश्वास है कि गोली जो है बाघ को लगी है और बाघ घायल तो हो गया है, लेकिन वो कितना गंभीर रूप से घायल हुआ है ये उस विषय में कुछ नहीं बोल सकते हैं। घायल तो हुआ है ये इनको आइडिया है, लेकिन कितना घायल है ये नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पे रुकना बेकार है, चलिए गांव की तरफ वापस लौटा जाए और कल सुबह यानी कि दूसरे दिन दोबारा से बाघ को ढूंढने की कोशिश करी जाएगी। अब ये बात सुन के गाँव वाले थोड़ा निराश से हो गए, थोड़ा हताश से हो गए और फिर उन्होंने जिम कॉर्बेट साहब से कहा कि साहब, आपने बाघ को घायल तो कर ही दिया है और हो सकता है कि अब तक वो मर गया हो, घायल ना हो बल्कि मर गया हो। उम्मीद ये भी तो हो सकती है कि सही जगह गोली लग गई और मर गया हो। और इस तरह हम लोगों की संख्या भी अच्छी खासी है और आपके पास बंदूक भी है, तो ऐसे खतरे वाली तो कोई बात है नहीं। तो कम से कम हमें ये खेत के किनारे तक तो देख ही लेना चाहिए। तो दूसरा खेत है उसके किनारे तक देख लेते हैं, एक बार चेक करके देख लिया जाए कि क्या कहीं पे बाघ के खून के निशान हैं कि नहीं है। अगर खून है तो कितना खून है, तो एक आइडिया आएगा कि वो कितना घायल हुआ है, या हो सकता है उसकी बॉडी बड़ी भी मिल जाए। अगर खून के निशान मिल जाते हैं तो हम सब लोग मिलके जो है बाघ को आसानी से ढूंढ सकते हैं। ये गांव वालों ने अपना तर्क रखा। जिम कॉर्बेट साहब भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि यार चलो खेत के किनारे नीचे की तरफ झांक के देख लेते हैं कि अगर क्या पोजीशन है, बाघ कहीं है, कुछ निशान, कुछ मिलता है, कुछ नहीं, क्या नहीं मिलता है। लाइट है ही, मतलब मशालें हैं ही। और साथ ही जिम कॉर्बेट साहब ने उन गांव वालों को से एक वादा लिया कि वो लोग एक लाइन बनाकर जिम कॉर्बेट साहब के पीछे पीछे चलेंगे और जो मशालें हैं उनको ऊंचा उठा के रखेंगे, यानी ऐसे ऊपर को उठा के रखेंगे, क्योंकि दूर तक रोशनी जाएगी ना। और अगर बाघ ने आक्रमण कर दिया, मान लो अगर एक कोई संभावना ऐसी हो गई कि बाघ हल्का सा घायल हो और वो एकदम से आक्रमण कर ही दे, तो वो लोग ये जो गांव वाले जो लोग हैं, ये जिम कॉर्बेट साहब को अंधेरे में छोड़कर भागेंगे नहीं। ये तो पता लगा, ये तो सब भाग गए और जिम कॉर्बेट साहब लपेटे में आ जाए। तो खैर सभी लोगों ने जो है जिम कॉर्बेट साहब से ये वादा कर दिया कि नहीं नहीं साहब, वो छोड़ के नहीं भागेंगे, साथ में रहेंगे, जो होगा साथ में होगा। अब ये लोग खेत के किनारे की ओर चल पड़े। जिम कॉर्बेट साहब आगे आगे चल रहे थे और बाकी के जो लोग थे वो इनसे करीब 5 गज पीछे पीछे चल रहे थे। आगे ये थे करीब 5 गज पीछे, बाकी मशाले लेके एक लाइन से लोग चल रहे थे। पहले बकरे तक 30 गज, मतलब जहाँ से चले बकरे तक आए तो 30 गज, और फिर उसके आगे के 30 गज खेत के किनारे किनारे। ये लोग बहुत धीरे धीरे और बड़ी शांति के साथ आगे बढ़ रहे थे, बहुत मतलब शोर नहीं कर रहे थे।
जैसे जैसे ये लोग खेत के किनारे की तरफ बढ़ते गए, वैसे वैसे ही इस खेत में का जो हिस्सा था जो था उसमें उजाला उतना ज़्यादा दिखाई पड़ने लगा, यानी कि खेत उतनी दूर दूर तक दिखाई देने लग गया था। ये सब देख ही रहे थे, तभी अचानक से बाघ ने एक के बाद एक गुस्से से भरी दहाड़े मारी और किनारे से ऊपर की ओर कूदा। और जैसे ही वो ऊपर को कूदा तो जिम कॉर्बेट साहब को उसका पूरा शरीर दिखाई पड़ गया। कूदना और उसका शरीर पूरा दिखाई पड़ गया। यार, किसी आक्रमण करते हुए बाघ की जो गुस्से से भरी हुई जो दहाड़ होती है ना, बड़ी खौफनाक होती है। और जो उसका ये जो रूप था आदमखोर का, ये जो रूप था, ये रौद्र रूप, इसको देखकर गांव वाले डर गए थे। और वो डर के मारे बेचारे इधर उधर भागने लगे, आपस में टकराने लगे। अब अचानक जो ये भगदड़ मची, इससे जिम कॉर्बेट साहब को बड़ा फायदा हुआ। और फायदा ये हुआ कि जैसी भगदड़ मची, वो लोग सब आपस में टकराने लगे, तो जो मशालों की रोशनी थी वो मशालें सब आसपास आ गई और उजाला बहुत तेज हो गया। जब सारी मशालें नज़दीक आ गई तो ऑब्वियसली उजाला ज़्यादा हो जाना था। और उस रोशनी में जब इन्होंने देखा था कि बाघ को, पूरा शरीर को देखा, तो जिम कॉर्बेट साहब को बाघ की छाती दिखाई पड़ गई। और एक पल की भी देरी किए बिना इन्होंने जो है धाएं उसमें फायर दाग दिया। अब जैसे ही उसमें फायर दागा तो अब आवाज़ भी, गोली की आवाज़ को सुनकर सारे आदमियों ने जो है वो इधर उधर जो भगदड़ मची थी वो बंद हो गई। उन लोगों ने भागना बंद कर दिया। और फिर जिम कॉर्बेट साहब को सुनाई पड़ा कि कोई किसी से कह रहा है कि अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, वो नाराज़ नहीं होंगे, साहब नाराज़ नहीं होंगे। क्योंकि साहब जानते हैं कि इस शैतान ने हमारी जो हिम्मत है इसको पानी में बदल दिया है, यानी कि हमें इतना डरा दिया है इस आदमखोर बाघ ने कि हम, हमारी गलती नहीं है, हमें मतलब गलत नहीं मानेंगे वो हमारे इस डर के भागने के कारण। अब वो बेचारे बड़ी शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे थे। और जिम कॉर्बेट साहब इस बात को जानते थे कि यार बाघ को देख करके किसी की भी हालत यही होगी जो बेचारे इन गांव वालों की हुई है। इसलिए वो किसी तरह से किसी से कोई नाराज़ वगैरह नहीं हुए थे, कोई नाराज़ नहीं थे। और वो उस बाघ का निरीक्षण करने लगे। गोली लगने से बाघ मर गया था और ये उसके पास जाकर के उसका निरीक्षण करने लगे। और जब गांव वाले थोड़ा नज़दीक आ गए तो ये बस निरीक्षण करते रहे और बाघ को देखते रहे। और गांव वालों की तो देखा भी नहीं। और उनसे ऐसे ही पूछ जाए कि भाई तुम लोग इसको ले जाने के लिए कुछ बांस, डंडा, रस्सी वगैरह लाए हो कि नहीं, जिससे कि इसको बांध के जो है गांव में ले जाया जा सके। और वो लोग ने तुरंत खुशी के मारे हाँ अरे साफ सब है करके अपना जवाब दिया। और फटाफट वो जो बांस के जो उन्होंने बना रखा था इसको बांधने के लिए और रस्सा वस्सा वो सब लेकर के वो सारा सामान लेकर के आ गए। फिर जिम कॉर्बेट साहब ने उनसे कहा कि यार मुझे अब एक कप चाय की बहुत सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं गांव जा रहा हूँ। आप लोग मेरे पीछे से जब इसको बांध बूंद लें अच्छी तरह तो इसको लेकर के गांव में आ जाना। अच्छा, उत्तर की दिशा की तरफ से जो ठंडी हवा बह रही थी, बहुत ठंडी हो, उस ठंडी हवा के कारण जिम कॉर्बेट साहब को दोबारा से मलेरिया हो गया। अब क्योंकि ये जो सारा रोमांच था ये भी समाप्त हो गया था, भाग मारा गया था, तो इनके लिए अपने पैरों पर खड़ा होना बड़ा कठिन हो रहा था। ये बड़ी मुश्किल से अपना बैलेंस बना रहे थे। मलेरिया हो गया था ना, दोबारा से रिपीट, दोबारा से आ गया था। खैर, फाइनली कई सालों के बाद सोनौली के लोग सोए, निर्भय होकर सोए, नीडर होकर आराम से सोए। पूरी पनार घाटी में फैला आदमखोर का आतंक खत्म हो गया था। 400 लोगों से 400 इंसानों से ज़्यादा इंसानों को मारने वाला बाघ शांत पड़ा हुआ था।
तो दोस्तों इस तरह ख़त्म होती है पनार के आदमखोर की कहानी। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा यार। आप लोग कमेंट करने में कंजूसी करते हैं, पता नहीं क्यों। टाइप कर दिया करो थोड़ा सा। वैसे तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने इस चैनल उत्तरांचल डायरीज़ के लिए कीमती समय निकाल ही लेते हैं। अपना प्यार और आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिएगा। और दोस्तों बहुत जल्दी लाने वाला हूँ आपके सामने एक बहुत रोमांचित सीरीज़। बस इंतज़ार कर रहा हूँ उस किताब के आने का। जैसे ही वो किताब मेरे पास आएगी मैं उसको पढ़ूँगा तो तुरंत उसकी कहानी सुनाना आपको चालू कर दूँगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा कारण हो जाए कि वो किताब आने में थोड़ा टाइम लग जाए, तो हो सकता है कि वो सीरीज़ शुरू करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, अगर किताब नहीं आती है तो। खैर वो जो भी है, उसके बीच में कुछ ना कुछ तो लाऊंगा ही, कुछ ना कुछ तो सुनाऊंगा ही। हाँ, सीरीज़ नहीं होगी, कुछ इक्के दुक्के टाइप के जो किस्से होंगे वो सुनाऊंगा। बस आप लोग बने रहिएगा उत्तरांचल डायरीज़ के साथ, इतनी आपसे गुजारिश है मेरी। जो मित्र चैनल में पहली बार आए हैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही यार प्रार्थना करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें यार। दोस्तों आप लोग भी बन जाओ ना यार उत्तरांचल डायरीज परिवार का एक हिस्सा। बड़ी खुशी होगी, जितना बड़ा परिवार बनेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो दोस्तों अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलता हूँ जल्दी ही एक नई कहानी के साथ। कैसा? तब तक के लिए दोस्तों आज्ञा दीजिए। बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय 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 माँ भारती।